वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाने से पहले हम एडिशन कंपाउंड को सीख लेते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन से पहले मैं आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। हमारे पास जब हम सोल्यूशन बना लेते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट का और फिर उसी सोल्यूशन को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग के बाद फिर उस सोल्यूशन को हम इवापोरेट कर लेते हैं और इवापोरेशन के बाद हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं नए कंपाउंड का। इसी क्रिस्टल को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे हमारे पास ये पोटेशियम क्लोराइड, इसका मैं सोल्यूशन बना लूंगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं सोल्यूशन बना लूंगा और फिर इन दोनों को मिक्स कर लूंगा। मिक्सिंग के बाद फिर मैंने इवापोरेट कर लिया और इवापोरेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक नए क्रिस्टल बन गए। इसी क्रिस्टल को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O ये एक कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी कंपाउंड का नाम होते हैं कर्नलाइट। क्या चीज है? कर्नल है। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल दिया, जिस तरह पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इनका मैं सोल्यूशन बनाकर फिर सोल्यूशन के बनाने के बाद मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर लूंगा और मिक्सिंग के बाद मैं इसकी इवापोरेशन कर लूंगा। इवापोरेशन के रिजल्ट में आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इसी कंपाउंड को हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। या एडिशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम एडिशन कंपाउंड का है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड और इस एडिशन कंपाउंड का नाम है पोटाश अलम। ठीक। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग के पास फेरस साइनाइड और इसका आप लोग क्या करें, इसको मिक्स कर लेते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो आप लोग के पास एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज FeCN सिमिलरली 2.4KCN। ये आप लोग के पास एक नए कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। यहां पर एड और यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। अब जो आप लोग के पास एडिशन कंपाउंड होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं, या तो ये डबल साल्ट होते हैं या तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर, जो किस स्टेट के अंदर? जो सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम उसको सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ले जाते हैं या उसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये जो कंपाउंड है ये अपने ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है इसको लॉस कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर ये अगर होगा तो ये स्टेबल होगा, लेकिन जब हम इसको वाटर के अंदर डाल लेते हैं या डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये इंडिविजुअल कंपाउंड क्या कर लेते हैं, अपनी ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको लॉस कर लेते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर, या जब हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली मैं आप लोग को जो नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको भी समझाऊंगा और यहां से मैं बहुत सारी डिफरेंस बताऊंगा कि डबल साल्ट और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनके अंदर डिफरेंस क्या है, किस तरह लॉस कर लेते। एग्जांपल भी साथ में मैं आप लोग को देता हूं। जिस तरह हमारे पास ये जो मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, किसके मैंने एग्जांपल दी थी? ये जो कर्नलाइट है, कर्नलाइट की एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो ये पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, ये एक डबल साल्ट है, ठीक, और सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो स्टेबल है, लेकिन जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद पोटेशियम आयन अलग, सिमिलरली मैग्नीशियम आयन अलग, और साथ में ये जो क्लोराइड आयन है ये अलग हो जाएंगे। यानी सोल्यूशन के अंदर ये अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको लॉस कर ले। अब ये पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कर्नलाइट नहीं रहा, बल्कि ये अपने आयन के अंदर चला गया, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट, जो सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल और सॉल्यूशन के अंदर जाकर अपनी ये जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस कर लेते हैं और हर एक आयन अलग अलग शो होते हैं, ठीक। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये वो एडिशन कंपाउंड है। पहली बात आप लोगों ने समझनी है कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों एडिशन कंपाउंड है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है
ये वो एडिशन कंपाउंड है जो अपने सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट आयन के अंदर नहीं पाया जाता है, यानी सारे के सारे ये कंपाउंड जिस फॉर्म के अंदर होते हैं उस फॉर्म के अंदर इसके सारे आयन नहीं आते, जबकि कुछ आयन इसके आयनाइजेबल होते हैं और कुछ आयन इसके आयनाइजेबल नहीं होते वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर आप लोग को किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल दे दूं, यहां से मैं लिख लेता हूं पोटाशियम वाली, ये K3, आगे मैं बताऊंगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सारी चीजें मैं आप लोग को समझाऊंगा। सिमिलरली यहां पर Fe और साथ में Cn। अब अगर आप लोग यही कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को अगर आप लोग इक्वस फॉर्म के यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हो, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये आप लोग को पोटाशियम आयन देगा। और सिमिलरली साथ में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आप लोग के पास पार्ट है यानी सेंटर मेटल एटम है, साथ में लीगेंड है, आगे बताऊंगा सेंटर मेटल एटम लीगेंड सारी चीजें। तो यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये सारे के सारे आयन के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ है, यानी अगर इसको सारे के सारे आयन के अंदर चला जाता तो पोटाशियम अलग, आयरन अलग, साइनाइड अलग। यहां पर ये जो पोटाशियम है ये तो आयनाइजेबल पार्ट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आयनाइजेबल पार्ट नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के पास जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अपनी सारी की सारी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते सोल्यूशन के अंदर, जबकि डबल चार्ज होते हैं वो सारी की सारी अपनी ये जो आइडेंटिटी होती है उसको लॉस कर लेते जब आप लोग उसको सोल्यूशन के अंदर डाल लेते हो, सारे के सारे आयन अलग हो जाते हैं, जबकि यहां पर सारे के सारे आयन अलग नहीं होते। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो वो आयनाइजेबल पार्ट होते हैं और ये जो अंदर है ये आयनाइजेबल फॉर्म में नहीं होते, सोल्यूशन के फॉर्म में या वैसे फॉर्म में हो तो ये स्टेबल होते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस नहीं करते। अब डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर फर्क क्या है, यहां पर मैंने एक डिटेल लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को ये जो समझा रहा हूं ये डबल साल्ट है, इसके जो अपोजिट होगा वो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। पहली बात ये होगी कि ये जो दो सिंपल साल्ट होते हैं वो मेनली इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर होंगे, यानी यहां पर अगर आप लोग देखो 1:1 के साथ यानी 1 मोल 1 मोल, यहां पर 1 मोल, यहां पर 1 मोल। मेनली ये जो डबल साल्ट होते हैं ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, जबकि कम्प्लेक्स कंपाउंड साथ में वो भी समझो, ये मैंने डबल साल्ट के लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं आप लोगों को यहां से रीड ही कर लेता हूं, जबानी बताता हूं। जबकि कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो इक्विमोलर के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये वाला इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर होगा। दूसरी बात, इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है ये ओनली इन सॉलिड स्टेट। मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि ये जो डबल साल्ट होगा ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट होगा, जबकि अगर आप लोग इसके सोल्यूशन के अंदर या इसको वाटर के अंदर इसको डाल लो, डिसॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयंस के अंदर। सारे के सारे आयन जितने आयन से बना हुआ है सारे के आयन के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होता है दोनों सूरतों में, ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी स्टेबल होता है और सॉलिड स्टेट के साथ साथ अगर आप लोग इसको डिसॉल्व कर लो किसके अंदर, इसके सोल्यूशन के अंदर या आयन के अंदर, तो ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक, कुछ पार्ट इसका डिसोसिएट हो जाते हैं लेकिन सारा का सारे डिसोसिएशन नहीं होता, यानी ये सॉलिड स्टेट के अंदर और सोल्यूशन दोनों फॉर्म के अंदर स्टेबल होता है, जबकि ये वाला सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल होता है डबल साल्ट। ठीक, सिमिलरली ये जो डबल साल्ट होते हैं ये हमेशा के लिए आयनिक इन नेचर होते हैं, ये आयनिक इन नेचर होते हैं और आयनिक इन नेचर के साथ साथ इसके अंदर कोऑर्डिनेट बांड जो होते हैं नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बांड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आयनिक बांड होते हैं। ये चीजें भी आप लोगों ने समझनी है। जिस तरह यहां पर अगर आप लोग देखो ये डबल साल्ट बने पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, यहां पर इसके अंदर सिर्फ आयनिक बांड होते हैं। जबकि अगर आप लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड को अंदर देख लो तो कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आयनिक बांड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात है इसका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लीगेंड है, तो मेटल और लीगेंड के दरमियान हमेशा के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तभी तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते। तो डबल साल्ट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, जबकि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर आयनिक बांड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लाजमी होगा। तीसरी जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी दोनों के अंदर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। चौथी की तरफ जाते हैं, ये जो डबल साल्ट होते हैं
इसके जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी यानी जो कंपाउंड आप लोग के पास बना है और इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयन होते हैं उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। वो क्या होती है? सेम होती है। यानी ये जो पोटेशियम क्लोराइड अगर आप लोगों ने सोल्यूशन के अंदर डाला है या वैसे भी डाला है तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। जबकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका ये कंस्टिट्यूएंट आयन जो है जिससे मिलकर बना यानी आयरन है और साइनाइड है, इससे जो मिलकर बने तो ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए इसकी प्रॉपर्टी और जिनसे ये बने उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां पर आप लोग के पास नए तरह के बाण बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोलिन बाण बन जाएगा। लेकिन यहाँ वाली ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी जो सोल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी है वैसे जो प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या होती है? सेम होती है। ठीक, जो इसके कंस्टिट्यूएंट आयन के अंदर होते हैं। पांचवी जो डिफरेंस है वो ये है कि वैलेंसी, ये जो डबल साल्ट होते हैं ये मेनली एग्जिस्ट करते हैं मेटल इसके जो होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी होते हैं। जिस तरह पोटाशियम में पहले भी और बाद में भी +1 है, क्लोराइड -1 है, यहाँ पर भी और बाद में मैग्नीशियम +2 और क्लोराइड बाद में भी -1 है। लेकिन अगर आप लोग ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो जिस चीज से वो मिलके बना है यानी जो मेटल पहले हैं और बाद में जो बन गए हैं तो उन दोनों की जो वैलेंसी है उनके अंदर फर्क होगा। और फर्क क्या होगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये मेनली इनके अंदर जो दो तरह की वैलेंसी होती है, एक को आप लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को आप लोग बोलते हो सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल पार्ट होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होते हैं। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी आगे जब मैं नॉमेनक्लेचर वगैरह बताऊंगा फिर भी आप लोगों को बताऊंगा। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये मेनली कोऑर्डिनेट कोलिन बाण यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। ये वाला आयनाइजेबल पार्ट होता है और ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। ये मेनली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट कोलिन बाण बनाए हुए और ये वाला आयनाइजेबल पार्ट यानी ये वाला आयनिक इन नेचर होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये जो मेटल पहले और जिस तरह बाद में तो अपनी नॉर्मल वैलेंसी के अंदर होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नॉर्मल वैलेंसी से उसका वैलेंसी चेंज हो जाती है। दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। और लास्ट वन डबल साल्ट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर लेते हैं सोल्यूशन के अंदर, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिमेन होती है। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जो पहली वाली है और बाद में जब आप लोगों ने उसको सोल्यूशन के अंदर डाल दिया उसकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करता है। ये मेनली डबल साल्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मैंने फर्क बताया और बोथ आर एडिशन कंपाउंड। अब जाते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। ठीक, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, बस इतनी सी बात। कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेनली लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या चीजें होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेनली दो चीजें होती है। एक होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर में जो एटम होता है वो मेटल होता है। सेंटर में जो एटम होता है वो मेटल होता है, इसको मैंने बोला सेंटर मेटल एटम। और इसके साथ जो बाकी चीजें होती है वो उसको हम बोलते हैं लिगेंड। और वो जो लिगेंड होती है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोलिन बाण के थ्रू अटैच होती है। कोऑर्डिनेट कोलिन बाण के थ्रू अटैच होती है। और ये वाले जो पूरे स्फीयर होते हैं जहां पर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और लिगेंड होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ये मेटल हो गए और मेटल के साथ ग्रुप ऑफ लिगेंड अटैच होंगे। और ये जो लिगेंड जिस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। यही जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं मेनली ये आप लोगों के पास क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। ठीक, और बाहर वाले जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल पार्ट, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं। अब दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कम्प्लेक्स आयन के अंदर फर्क है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या है? फर्क है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो इसके ऊपर चार्ज होते हैं। अब ये जो चार तीन तरह के होंगे, या ये जीरो होगा, न्यूट्रल होगा, या ये प्लस होगा, या ये माइनस होगा। प्लस, जीरो और माइनस कोऑर्डिनेशन यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार यानी सम इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और ये जो लिगेंड है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप लोग सम कर ले तो इसके सम के रिजल्ट में आप लोग के पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब कुछ बातें आप लोगों ने समझनी है। कम्प्लेक्स कंपाउंड उस कंपाउंड को हम बोलेंगे
फिर से आप लोगों को बोलता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो सम ऑफ चार्ज होगा वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर का मतलब क्या है कि न्यूट्रल होगा। ठीक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर सम ऑफ चार्ज 0 के बराबर उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम जनरली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब होंगे? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन मेनली दो तरह के होते हैं, या तो उसको हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसको हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटायनिक या एनायनिक। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हो और वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव, यानी ये मैं यहां पर मेटल लिख लेता हूं, साथ में ये आप लोग के पास लिगेंड आ गया, और ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कंपाउंड। ठीक, और अगर यही जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब अगर आप लोगों ने इससे चार्ज हटाने तो आप लोग इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ क्या कर लो? ट्रीट कर लो। अगर इससे यहां पर ये वाले चार्ज हटाने तो इसको कैटायनिक के साथ ट्रीट कर लो। ठीक, ये तो चार्ज की बात आ गई। अब कुछ और बातें भी आप लोगों ने साथ में सीखनी है। दूसरी जो चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद वो है आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर का मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी। ये चीजें भी आप लोगों ने कुछ याद रखनी है। और ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है इसको हम दूसरा जो नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम है काउंटर आयन। काउंटर आयन के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्या कहा? मैंने आप लोगों को कहा इसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद बाहर कोई चीज होगी, जिस तरह मेटल और ये लिगेंड हो गया, और साथ में यहां पर आप लोग के पास बाहर कोई मेटल है, ठीक, जो आयनाइजेबल पार्ट है। जिस तरह यहां पर ये वाला जो केस है, इस तरह पोटाशियम वाला है, तो ये जो आयनाइजेबल पार्ट है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ये यहां पर इस साइड पे भी हो सकते हैं, यहां पर कोई एनायन भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि कैटायन हो। जिस तरह मेनली आप लोग पढ़ोगे सल्फेट हो गया, ये सरका पर अमोनियम सल्फेट हो गए, तो ये वाला ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो जगह है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसी के साथ दूसरी जो चीज है, टर्म है जो आप लोग सीखते हो मेनली, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में CN लिख लेता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर ये जो चीज होता है मेनली ये वाला आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि ये जो सेंटर में होता है ये मेटल होता है, ये एटम होते हैं, और ये मेनली मैं कहता हूं वो ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है। और आप लोगों के पास किसी किसी जगह पर नॉन ट्रांजिशन भी आ सकते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम का बनता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी हो, जब आप लोग सोडियम के साथ उसको रिएक्शन करते हो, जब रिएक्शन आप एल्यूमिनियम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली आप लोगों के पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये जो सेंटर के अंदर मेटल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है मेटल और इसके लिगेंड के साथ, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस तरह अगर आप लोग देखो वो डिपेंड करते हैं लिगेंड के ऊपर, आप लोग के पास लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या होता है। चलो मैं लिगेंड को भी यहां पर आप लोग को थोड़ा सा टच दे देता हूं। लिगेंड आगे भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। लिगेंड जो होता है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं मेनली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लिगेंड। और ये जो लिगेंड होता है, लिगेंड आप लोग के पास कैटायन भी हो सकता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैटायन के अगर आप लोग एग्जांपल देख लो, वो N2H4 और साथ में यहां पर पॉजिटिव यानी हाइड्रोजोनियम आयन या अमोनियम हाइड्रोजोनियम आयन वगैरह हो गए। एनायन की अगर बात करो, एनायन तो मेनली होते भी है, जिस तरह क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये मुख्तलिफ चीजें आप लोग के पास। और सिमिलरली आप लोग अगर न्यूट्रल की बात करो तो जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या है? लिवस बेस है। लिगेंड को अगर आप लोग दूसरा नाम दे दो तो लिगेंड को आप लोग लिवस बेस भी बोलते हो, क्योंकि लिवस बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और अगर आप लोग सेंट्रल मेटल एटम की कोर बात कर लो तो बात से बात निकलती है, इसको आप लोग लिवस एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये वाला
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये लीवर्स बेस हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें मेनली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक लिगेंड है, फॉर एग्जांपल आप लोग बोलो ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ ये लिगेंड अटैच है, ये वाला Cl, तो ये जो मेटल है और ये जो लिगेंड है इसके दरमियान जो बांड होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड और इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब अगर लिगेंड होते हैं, लिगेंड भी फर्दर आप लोग के पास डिफरेंट तरह के होते हैं। एक वो वाले लिगेंड जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। एक वो वाले लिगेंड जो एक से ज्यादा यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और एक वो लिगेंड जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट भी बोल सकते हो लेकिन सिंपली मैं लेता हूं पॉलीडेंटेट लिगेंड। और जो मोनोडेंटेट लिगेंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड। ठीक, अब मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा, क्लोराइड है, इसी तरह वाटर है, इसी तरह OH है, ये जो मुख्तलिफ है ये अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे ये एक ही बांड बनाते हैं और इसी को हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। अब अगर बाइडेंटेट लिगेंड की बात आप लोग कर लो तो बाइडेंटेट लिगेंड की फेमस एग्जांपल है जिस तरह हाइड्रोजन है। ठीक, यहां पर मैं हाइड्रोजन को आप लोगों को लिख लेता हूं NH2 और साथ में NH2, यानी ये 2 लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब अगर एक हाइड्रोजन, ये चीजें आप लोगों ने सुननी है, एक हाइड्रोजन अगर सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होगा तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम है या ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होगा। लिगेंड एक है लेकिन वो कितना साइड डोनेट करता है, कितने साइडों के साथ वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर समझा रहा हूं। इसी तरह अगर आप लोग इसके एक और एग्जांपल ले लो, जिस तरह EN है, इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन है। अगर आप लोग इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर ड्रा करो तो यहां पर मैं आप लोग को लिखता हूं CH2 इथाइलिन है तो डायमीन, 2 अमोनियम लगाओ, NH2 साथ में लोन पेयर और इसी तरह NH2 साथ में लोन पेयर। तो ये एक इधर से मेटल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक, और एक इधर से यही मेटल होगा इसके साथ अटैच हो, यानी 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड बनाएंगे। तो ये जो लिगेंड होगा इथाइलिन डायमीन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। सिमिलरली अगर आप लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड की तरफ जाओ तो डाई इथाइलिन टेट्रामीन, सिमिलरली इसकी जो फेमस एग्जांपल है आप लोग पढ़ते हो किलेटिंग लिगेंड, दैट इज EDTA। EDTA का मतलब यह है कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब अगर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को आप लोग देखो तो वो 6 साइडों के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है। अब अगर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड यानी EDTA में बोलता हूं, ये अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है तो ये 6 साइडों के साथ अटैच होता है। डायमीन 2 अमीन, टेट्रा एसिटिक यानी 4 एसिटेट आयन बनते हैं और वो जो 4 एसिटेट आयन नेगेटिव चार्ज होते हैं उससे और 2 अमोनिया से। अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब लिगेंड एक ही है, ये चीजें मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि लिगेंड एक ही है, लेकिन ये जो एक ही लिगेंड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लिगेंड 1 होना, लिगेंड 2 होना, लिगेंड 4 होना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो ताल्लुक है वो जो लिगेंड है वो कितने साइडों से हैं, जो आप लोगों का सेंट्रल मेटल है उसके साथ अटैच है, यानी उसने कितने कोवैलेंट बांड बनाए हुए जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक, इस चीज की समझ आ गई। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इसको असाइन करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके असाइन करना। तो वो सिंपली जिस तरह हम नॉर्मली जनरली केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है, इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सम कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अटैच लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज, तो उसको हम जब जमा कर लेते हो जो सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिंपली आप लोग के पास आ जाते हैं। अगर मैं यहां से इस चीज से आप लोग को समझाते हूं, ये अगर आप लोग एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आप लोग क्या कर लेते हो, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या ये जो लिगेंड है इसके ऊपर चार्ज है। अगर आप लोग पोटेशियम को देखो तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज होते 1, पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होते 1 होते हैं। 3 पोटेशियम है तो 3 पोटेशियम, 1 के ऊपर 1। आयरन के ऊपर आप लोगों ने साइन करना है, आयरन का चार्ज क्या है, ठीक। और सिमिलरली साइनाइड में जो साइनाइड इसके ऊपर चार्ज होता है -1 और यहाँ पर कितने 6 है तो -1। और सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होते हैं, वो 0 के बराबर होते हैं।
तो सिंपली आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो 3 1 जा 3 और 6, तो यहाँ पर आयरन आप लोग ऐसे लिख ले तो Fe, और साथ में क्या हो जाते हैं -3, क्योंकि +3 है और ये -6 है तो -3 इज इक्वल टू 0। अब आयरन के ऊपर आप लोगों ने 4 असाइन करने हैं, तो Fe उधर जाकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं +3। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है यानी चार्ज है वो किसके बराबर है, वो +3 के बराबर है। इस तरह से आप लोग असाइन कर ले। तो ये मुख्तलिफ टर्म हमने सीख लिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो होता क्या है। ये चीजें आप लोगों ने सीख ली। इसके साथ जो नया लेक्चर होगा उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर, इसको हम नाम कैसे देंगे, नाम के बाद ही सारी चीजों का आप लोगों को पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।